हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम आपका अच्छे से बीत रहा होगा। अब देखिए केमिस्ट्री की बारी है। कल कल आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा देना है और 35/35 ऐसे आपको इस तरीके से पढ़ के जाना है। 300 लगभग ऑब्जेक्टिव, इसमें से 35/35 कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा, बल्कि आपको लगभग 300 ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। 300। ठीक है, और उसमें से बिल्कुल 35/35 आपका आएगा ही आएगा, अगर आप अच्छे से इसको देख लेते हैं तो। बस 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, घबराना नहीं है, पूरी तरीके से देखना है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। और इसमें मैं कुछ इस आधार पे मैं कुछ नए नए क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आपको क्या करना है कि उन नए नए क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें नोट करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग गर्दा गर्दा मचाएंगे। तो हैं आप लोग तैयार हो गए हैं? तो चलिए शुरू किया जाए। और जितने भी इस आधार पे मैं जितना भी नया क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसका सॉल्यूशन हम लोग बहुत डिटेल में करने वाले हैं। इसमें से 10-15 क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। कल के एग्जाम में 10-15 इसमें से आ जाएगा और इसके आधार पे मैं बताऊंगा उसमें से भी आ जाएगा 15-20। और उसके अतिरिक्त मैं 150 ऑब्जेक्टिव और बताऊंगा। इन सबको पढ़ लीजिएगा। 35/35 यमराज भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप तैयार हैं? सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए, और नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और तब इसको देखिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका करे कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? तो होगा बर्फ। कौन होगा? बर्फ होगा। रवादार ठोस पदार्थ कौन कौन होता है? रवादार ठोस पदार्थ कौन कौन नहीं होता है? तो देखिए कांच नहीं होता है, रबर नहीं होता है, प्लास्टिक नहीं होता है। इनको छोड़कर बेसिकली आप बर्फ, लोहा, तांबा, ठीक है, ये सब जो आप याद किए होंगे, जो भी ठोस पदार्थ याद किए हैं वो सब क्या है? क्रिस्टलीय है, यानी रवादार ठोस पदार्थ हैं। तो रवादार कौन है? तो बर्फ है। रवादार कौन नहीं है? तो कांच, रबर, प्लास्टिक को छोड़ दीजिए और बाकी सब लगभग क्या होंगे? बेरवादार ठोस होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कांच, रबर, जो प्लास्टिक है, ये ही 3 गो हैं जो बेसिकली बेरवादार ठोस है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस है। बाकी सब क्या होंगे? क्रिस्टलीय ठोस होंगे। इसमें कह रहा है रवादार ठोस यानी क्रिस्टलीय ठोस कह रहा है, यहाँ देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बर्फ हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि एफसीसी फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? फलक केंद्रित का मतलब क्या होता है? एफसीसी। क्या होता है? एफसीसी। तो एफसीसी में कणों की संख्या कितनी होती है? एफसीसी में 4 होता है। एफसीसी में कितना होता है? 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। अब सवाल है, देखिए ये तो आपका हो गया। अब 3 क्वेश्चन और यहाँ से याद रखिए कि 2 किस में होता है? 2 किस में होता है? 2 होता है आपका बीसीसी में। किस में होता है? बीसीसी में कितना होता है? 2 होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे आप नोट कीजिए। बीसीसी का मतलब क्या होता है? पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल। पिंड केंद्रित, या जिसे हम काय केंद्रित भी कहते हैं, उसमें कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और एक किस में होता है? तो एक होता है एससीसी में, यानी कि सरल घनीय इकाई सेल में एक होता है। एफसीसी का पूछा, एफसीसी में 4 होता है, ध्यान रखिए। चलिए इन सबको नोट करते जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अगला है, कह रहा है NaCl क्रिस्टल की संरचना है। NaCl क्रिस्टल की संरचना है, तो NaCl की जो संरचना होती है वो होती है आपका FCC। क्या होता है? FCC। NaCl की संरचना क्या होता है? FCC होता है। अब एक सवाल और यहाँ से पूछा जा सकता है कि NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात होता है ना, उप सह संयोजन संख्या का जो अनुपात होता है NaCl में, वो होता है आपका 6:6। कितना होता है? 6:6। इसे आप लिख लीजिए। NaCl में किसका अनुपात होता है? तो उप सह संयोजन संख्या, या जिसे हम समन्वय संख्या कहते हैं, उसका अनुपात होता है NaCl में कितना? 6:6। और NaCl की क्रिस्टल की संरचना कैसी है? तो फलक केंद्रित है। अब एक और ध्यान रखिएगा, एक और यौगिक होता है CHCl। क्या होता है? CHCl। इसको भी आप लिख लेंगे। इसमें समन्वय संख्या का अनुपात होता है 8:8। क्या होता है? 8:8 होता है। NaCl में 6:6 होता है। NaCl की संरचना फलक केंद्रित है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप। चलिए अगला देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है? सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक का क्या होता है शॉर्ट फॉर्म? तो SCC, याद रखिएगा SCC। तो SCC में संकुलन क्षमता कितना होता है? तो ये होता है 52%। कितना होता है फ्रेंड्स? 52%। अब बताइए 52%, इसका आप याद कर लिए। अब ये 3 को जरा देखते हैं, ये 2 को, ये अब देखिए जरा ध्यान से कि जो 68% है ये किसका होता है? तो ये 68% जो होता है ये होता है आपका, जिसको हम कहते हैं
सी क्या कहते हैं, BCC का कितना होता है संकुलन क्षमता 68%। और BCC को हिंदी में आप क्या कहते हो, हिंदी लिखा रहेगा आपका, BCC को हम कहते हैं पिंड केंद्रित, क्या कहते हैं, पिंड केंद्रित इकाई सेल या काय केंद्रित इकाई सेल। उसकी संकुलन क्षमता पूछी जाएगी तो कितने कहेंगे, 68% कहेंगे। और यदि पूछा जाएगा फलक केंद्रित का, जो हमने ऊपर देखा था, फलक केंद्रित या फिर षटकोणीय निविड़ संकुलन जिसे हम HCP कहते हैं, तो HCP का कितना होता है 74%। HCP का कितना होता है 74%। ठीक है, 74% किसका होता है, ये होता है, आप लिख लीजिए, इसको जरूर लिख लीजिए, HCP, या हम इसी को हम कहते हैं FCC चाहे HCP का कितना होता है 74% होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, 4 क्वेश्चन तैयार हो गया। लगभग अब तक हमने 4 क्वेश्चन किया है, लेकिन इससे हमारा 10 क्वेश्चन बन गया होगा। 10 आपके नोटबुक पर होना चाहिए। 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रासंगिक क्रिया नहीं होगी। तो प्रासंगिक क्रिया जो नहीं होगी वो होती है आपका आइसोटोनिक विलयन। क्या होता है, आइसोटोनिक विलयन। प्रासंगिक क्रिया किस में नहीं होगी, तो होता है आइसोटोनिक विलयन। अब आइसोटोनिक विलयन के बारे में 1-2 पॉइंट आपको और बताऊंगा जो एग्जाम में आता रहता है, ठीक है, उसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा पॉइंट है, देखिए, आइसोटोनिक विलयन की अगर आप बात करोगे तो आइसोटोनिक विलयन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समपराश्रयी विलयन, क्या कहते हैं, समपराश्रयी विलयन, इसका परासरण की क्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी मोलर सांद्रता समान होती है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आइसोटोनिक विलयन में क्या समान होता है, आइसोटोनिक विलयन का जो मोलर सांद्रता होता है ना, क्या होता है, इसको भी आप लिख लीजिए, आइसोटोनिक विलयन में क्या समान होता है, तो मोलर सांद्रता समान होता है। क्या समान होता है, मोलर सांद्रता, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है परासरण दाब। क्या समान होता है, परासरण दाब। तो याद रखिए कोई एक ऑप्शन में होगा। आइसोटोनिक विलयन में परासरण दाब या मोलर सांद्रता समान होता है, इसलिए परासरण क्रिया नहीं होती है। ध्यान रखिएगा इस दोनों को, 2 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, इसको ध्यान रखिए। एक और पॉइंट मैं बता दूं आपको, देखिए अब हाइपोटोनिक विलयन, इस विलयन के बारे में एक और पॉइंट जान लेते हैं आइसोटोनिक विलयन के बारे में। ठीक है, आइसोटोनिक विलयन के बारे में एक और पॉइंट याद रखिए कि आइसोटोनिक विलयन, जिसका हिंदी है समपराश्रयी विलयन, जब इसमें आप कोशिका को डालोगे, किसको डालोगे, कोशिका को डालोगे, तो उस कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, अभी लिखिए कि आइसोटोनिक विलयन में कोशिका को डालने पर कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइपोटोनिक विलयन में क्या होगा, हाइपोटोनिक विलयन जब आप कोशिका को डालोगे, किसको डालोगे, कोशिका को डालोगे, हाइपोटोनिक विलयन में कोशिका को डालोगे तो कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी। क्या होगी, फूल जाएगी, कोशिका फूल जाएगी। इसे भी लिखिए, अभी लिखिए, तुरंत लिखिए, एकदम एग्जाम में आएगा ही आएगा, इतना मैं डिटेल सोल्यूशन कराया हूँ। तो हाइपोटोनिक विलयन जब आप डालिएगा तो कोशिका क्या हो जाएगा, कोशिका फूल जाएगी। क्या होगी, फूल जाएगी। और हाइपोटोनिक विलयन में जब कोशिका को डालिएगा, किसमें, हाइपोटोनिक विलयन में, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया से इसको लिखते चलिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आपका कम से कम देखिए, करा किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलयन में उपस्थित अस्थिर विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये किस कथन कहते हैं, ये आपका किसका कथन है, रावल का नियम है। किसका नियम है, रावल का नियम है। तो ये पूछ सकता है कि जो मूल प्रभाज होते हैं, जो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है ना, वो किसके बराबर होता है, तो मूल प्रभाज के बराबर होता है। ये भी याद रखिएगा। ये भी कह सकता है कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलय के डैश के बराबर होता है, तो मूल प्रभाज। ठीक है, और ये किसने कहा है, तो रावल ने कहा है। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं P माइनस पी एस। ठीक है, P माइनस पी एस आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बट्टा में P बराबर स्मॉल n बट्टा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ऐसे भी लिखा रहता है इसी को शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत डिटेल में हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और सबको लिखते चलिए। ठीक है, अगला देखिए, एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांठक गुना का मान है, तो 1 होता है। कितना होता है, जिस विलय का संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांठक गुना का कितना मान होता है, 1 होता है। और किसका किसका मान 1 होता है, तो याद रख लीजिए आप, जल्दी से लिखिए, लिखिए जल्दी से, यूरिया है, ग्लूकोज है, कौन है, यूरिया है, ग्लूकोज है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखिए, यूरिया, ग्लूकोज आपका हो गया, चीनी हो गया, क्या हो गया, चीनी हो गया। उसके बाद क्लोरोफॉर्म हो गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म हो गया। इसके बाद आपका एल्कोहल हो गया, क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। इन सब का जो मैंने पांचों बोला है इनके लिए वांठक गुणक का मान कितना होता है, 1 होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है, अगला देखिए, 8 नंबर कह रहा है कि NaCl का वैद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम, का मुक्त होता है, सोडियम।
ठीक है, क्या मुक्त होता है? सोडियम। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन आता है कि जब आप H2SO4 का वैद्युत अपघटन करते हैं, किसका? H2SO4 का। तो H2SO4 का जब करते हैं तो एनोड पे क्या मुक्त होता है? तो एनोड पे मुक्त होता है ऑक्सीजन। एनोड पे क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन। जब हम H2SO4 का करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो एनोड पे क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखिए 9 नंबर का है, फैराडे का प्रथम नियम को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? तो M बराबर ZCT, M बराबर ZCT या ZIT भी कहते हैं। और यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि फैराडे का द्वितीय नियम किस चीज़ से संबंधित है? तो फैराडे का जो द्वितीय नियम होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है। किसके? इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, या इलेक्ट्रोलाइट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, ठीक है। वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित क्या है? क्या संबंधित है? तो फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि फैराडे का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो वैद्युत अपघट्य अर्थात इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, ठीक है। ये भी लिख लीजिए। चलिए जल्दी से 10 नंबर देखिए, कौन एनोड पे संभव नहीं है? तो एनोड पे संभव नहीं होगा बी नंबर, ठीक है। एनोड पे कौन सा क्रिया होता है? तो एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है एनोड पे? एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। तो बी नंबर जो क्रिया है वो ऑक्सीकरण नहीं है बल्कि अवकरण है, तो एनोड पे संभव नहीं, बाकी सब ऑक्सीकरण की क्रिया है, ठीक है। नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है किसका विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है? तो विशिष्ट चालकत्व सबसे कम उसका होगा जिसकी सांद्रता सबसे कम होगी। सांद्रता सबसे कम किसकी है? बी की। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन दे आप बना लीजिएगा, जिसकी सांद्रता सबसे कम होती है उसका विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है, ठीक है। ये आप बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लीजिएगा, कोई सा भी ऑप्शन हो तो बना लीजिएगा। अगला देखिए 12 नंबर, 2A से B के लिए वेग का निरूपण किस प्रकार होगा? तो 2A से B देखिए, ए से बी का पहले समझिए, ए से बी दिया हो कहीं, तो ए से बी का वेग निरूपण होता है माइनस डी ए बाई डी टी। क्या होता है? माइनस डी ए बाई डी टी। ए से बी का होता है माइनस डी ए बाई डी टी। और जो ए के पास रहता है ना उसको हम बटा में लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं? बटा में। दो है तो यहाँ पे दो को बटा में लिख देंगे, तो 1/2 लिख लीजिए। तो -1/2 डी ए बाई डी टी कहाँ है? यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कोई और दिया है, मान लीजिए कि 3A से B के लिए कह रहा है, 3A से B के लिए वेग निरूपण क्या होगा? बदल सकता है ना मान, ये भी आप सीख लीजिए। क्या कीजिएगा? पहले लिख लीजिएगा माइनस डी ए बाई डी टी। क्या लिख लीजिएगा? माइनस डी ए बाई डी टी। और ये 3 है, इसको बटा में लिख दीजिएगा 1/3, तो -1/3 डी ए बाई डी टी हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस बात पर निर्भर करता है? तो किसी भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है वो केवल ताप पर निर्भर करता है, भार पर, मात्रा पर, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, ठीक। इसको ध्यान रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, कह रहा है कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये आपका द्वितीय कोटि है। कौन सा कोटि है? द्वितीय कोटि है। बाकी जो सब दे रखा है वो प्रथम कोटि है। तो याद रखिए, भी पूछ सकता है कि कौन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर कह रहा है कि जल में H2 प्लस Cl2 जो है इस तरह बना रहा है, तो अभिक्रिया कोटि क्या है? तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है H2 प्लस Cl2, जो प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनाता है, ये शून्य कोटि का हो जाएगा, ठीक। 16 नंबर देख लेते हैं, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या है? तो जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है यह एक पृष्ठीय घटना है। कौन सी घटना है? पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को कहते हैं भौतिक अधिशोषण, एक को कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? भौतिक अधिशोषण में 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स ऊर्जा मुक्त होती है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। भौतिक अधिशोषण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध क्या है? दूध क्या है? तो दूध जल में परिक्षेपित वसा है। क्या है? जल में परिक्षेपित वसा है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और बन रहा है दूध से कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन होता है दूध में। ये भी लिख लीजिए, नोटबुक निकालिए, लिख लीजिए जल्दी। इसमें दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी कौन है? तो सबसे कम प्रभावी वह होगा जिसमें आयन कम होगा। देखिए इसमें आयन कम है, एगो के प्लस एगो बी आर माइनस, इसमें दो आयन है। कितना आयन है? दो आयन है। इसका कीजिएगा तो कितना मिलेगा? के का दो SO4 का एगो, इसमें 3 आयन है। इसमें कितना आयन है? इसमें भी आपका, इसमें भी लगभग 3 आयन है, और इसमें भी, इसमें 4 आयन है। तो सबसे कम आयन किसमें होगा? के बी आर में। तो जिसमें कम आयन होगा वो सबसे कम स्कंदन करेगा। ध्यान रखिएगा, ये किसका नियम है? इस नियम को बताने वाले साइंटिस्ट है हार्डी सुल्जे। कौन बताया है? हार्डी सुल्जे नामक साइंटिस्ट ने कहा है। उन्हीं का कथन है कि यदि आयनों की संख्या कम हो, संयोजकता कम होती है, आयन की संख्या कम हो, तो उसका स्कंदन सबसे कम होता है। तो ये केबीआर सबसे कम प्रभावी होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा का होता तो ए होता, सबसे ज्यादा का होता तो क्या होता? ए होता। अगला देखिए, नेक्स्ट 19 नंबर कह रहा है कि किसी
रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, संक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। क्या करता है, संक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, इसलिए अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। ठीक, अगला देखिए 20 नंबर कह रहा है कि साइनाइड विधि से, साइनाइड विधि किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो सिल्वर, साइनाइड सिल्वर, इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल है, कॉपर। कॉपर जो होता है, कॉपर को हम जो करते हैं उसको हम यूज करते हैं बेसमेकर परिवर्तक में शोधन करने के लिए। बेसमेकर परिवर्तक ये भी पूछा जाता है। और एल्युमिनियम से भी 2 सवाल बनता है। एल्युमिनियम कितना सवाल बनता है, 2 सवाल। एक, एल्युमिनियम का सांद्रण कौन सी विधि से होता है, तो लिख लीजिए एल्युमिनियम का सांद्रण निक्षालन विधि। कौन विधि, निक्षालन। एल्युमिनियम का सांद्रण कौन सी विधि, निक्षालन विधि। एल्युमिनियम का सांद्रण कौन सी विधि से होता है, एल्युमिनियम का सांद्रण तो होता है आपका निक्षालन विधि। एल्युमिनियम का सांद्रण कौन सी विधि से होता है, निक्षालन विधि। और एल्युमिनियम का जो शोधन होता है वो होता है हुक विधि। कौन विधि, हुक विधि। ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों लिख लीजिए, एल्युमिनियम का सांद्रण निक्षालन विधि और एल्युमिनियम का शोधन हुक विधि, और कॉपर का शोधन बेसमेकर परिवर्तक में। ठीक है, अगला देखिए 21 नंबर का आ रहा है। 21 नंबर का आ रहा है कि किसके द्वारा अधिधमन भट्ठी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है, तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ से एक और सवाल आता है कि जो लोहा होता है ना, लोहा, ये मतलब पूछता है कि किस तत्व के वैद्युत शोधन में विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया का उपयोग नहीं होता है, तो वह है लोहा। क्योंकि लोहा को हम अधिधमन भट्ठी करते हैं, यानी कि हम लोहा को हम वात भट्ठी में उसका शोधन करते हैं, तो इसमें विद्युत विच्छेदन का उपयोग नहीं किया जाता। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया को वैद्युत शोधन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत शोधन कहते हैं, वैद्युत शोधन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए 23 नंबर का निम्नलिखित में तांबे का निष्कर्षण किससे होता है, तो तांबे का निष्कर्षण होता है कॉपर पाइराइट से। किससे होता है, कॉपर पाइराइट। ये भी पूछा गया है बार बार। और कॉपर पाइराइट का अनुसूत्र क्या होता है, CuFeS2। क्या होता है, CuFeS2 से कॉपर का निष्कर्षण होता है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का जो शर्त है वो होता है FON। का होता है FON। तो देखिए जिसमें फ्लोरीन है वो बनाएगा, मतलब ये बनाएगा, O है वो भी बनाएगा, N है वो भी बनाएगा। कौन नहीं बनाता है, तो HCl। कौन नहीं बनाता है, HCl नहीं बनाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, HCl। लिख लेंगे आप। चलिए अगला देखिए, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, तो उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। तो उसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा P में 6 S में 2, P में 6 S में 2 यानी NH2, NH2NP6। क्या हो जाएगा, NH2NP6। कह रहा है NH2NP5 किसका है, तो NH2NP5 ये है वर्ग 17 हेलोजन परिवार। किसका है ये, तो ऑप्शन नंबर जो ए है लिख लीजिए, NH2NP5 किसका है, हेलोजन का है। NH2NP5 किसका है, ये है हेलोजन का। किसका है, हेलोजन, यानी कि वर्ग 17 के परिवार का है NH2NP5। ठीक है, ये किसका है, NH2NP3। ये तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन ये वर्ग 13 के तत्वों का है। किसका है, वर्ग 13 के तत्वों का है। ठीक है, ये ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये किसका है, NH2NP4। ये वर्ग 16 का तत्व है। किसका है, वर्ग 16 के तत्व का है। NH2NP4 4 अधिक 6। अब वर्ग 16 के तत्व को किस नाम से आप जानते हैं, तो इनको आप कहते हैं चैल्कोजेन। क्या कहते हैं, चैल्कोजेन। ये भी लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आता है। वर्ग 16 के तत्व को हम क्या कहते हैं, चैल्कोजेंस, जिसे आप कैल्कोजेंस भी कहते हैं। वर्ग 17 के तत्व को क्या कहते हैं, हेलोजन, वो भी लिख लीजिए। और वर्ग 18 के तत्व को हम उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं, या नोबल गैस कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा। वर्ग 15 के तत्व को क्या कहते हैं, ये भी लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ग 15 के तत्व को आप क्या कहते हैं, वर्ग 15 के तत्व को आप क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं निकोजेंस। क्या कहते हैं, निकोजेंस। ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ग 15 के तत्व को किस नाम से जाना जाता है, तो निकोजेंस कहिएगा। क्या कहिएगा, निकोजेंस कहिएगा। अगला देखिए 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल अक्सीकारक है, कौन सबसे प्रबल अक्सीकारक है, F2। कौन सबसे प्रबल अक्सीकारक है, F2 है। F2 के बारे में एक और ऑब्जेक्टिव आता है कि कौन सिर्फ एक ऑक्सो अम्ल बनाता है। F2 जो है ऑक्सो अम्ल, कौन सा अम्ल, ऑक्सो अम्ल बनाता है, एगो। कौगो बनाता है, एगो बनाता है। उस ऑक्सो अम्ल को बोलते हैं HOF। क्या बोलते हैं, HOF। ये भी लिख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन एक ऑक्सो अम्ल बनाता है, तो वह है फ्लोरीन। HOF एक ऑक्सो अम्ल बनाता है, बाकी हेलोजन जो है एक से ज्यादा बनाते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, ए सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ए सेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0। ठीक याद करोगे, जो भी एक से ज्यादा संख्या में होता है उसमें 0 होगा। जैसे Cl2 में Cl का 0 होगा, N2 में N का 0 होगा, P4 में P का 0 होगा। इस तरीके से जो भी रहेगा अणु के फॉर्म में, इस तरीके से उसमें 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। ठीक, चलिए 28 नंबर का है, कौन संक्रमण तत्वों का युग्म है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। डी ब्लॉक के तत्व को आप क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। अब डी ब्लॉक में कौन सा नहीं आता है, कौन आता है, इसमें कह रहा है कौन आता है, तो कौन कौन आता है, कॉपर और आयरन। कौन आता है, कॉपर और आयरन।
यानी कि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, बाकी सब नहीं है, बाकी सब नहीं है डी ब्लॉक का तत्व। अब देखिए संक्रमण तत्व जो होता है जिसे हम डी ब्लॉक का तत्व भी कहते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कितना होता है तो भी तैयार कर लीजिए। वो होता है n-1 इंटू डी का होता है n-1 इंटू डी 1 से 10 तक और ns 0 से 2 तक चाहे 1 से 2 तक, n-1 इंटू डी 1 से 10 तक और ns 0 से 2 तक चाहे 1 से 2 तक। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ये है डी ब्लॉक अर्थात संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ एक और क्वेश्चन बनेगा, वो भी जल्दी से नोटिस कीजिए कि किस तत्वों को हम लोग किसको अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। ये था संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो अंतः संक्रमण तत्व हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक। किसको कहते हैं? एफ ब्लॉक। ये भी याद कर लीजिए, एफ ब्लॉक के तत्व को हम क्या कहते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, दो क्वेश्चन बन गया। तीसरा एक और क्वेश्चन बन रहा है कि एफ ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो एफ ब्लॉक के तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है n-2 इंटू एफ का होता है n-2 इंटू एफ 1 से 14 तक। उसके बाद होता है n-1 इंटू डी n-1 इंटू डी 0 से 1 तक, 0 से कितना तक? 0 से 1 तक। और उसके बाद होता है ns2। ठीक है, ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? एफ ब्लॉक के तत्व का। एफ ब्लॉक के तत्व को हम किस नाम से जानते हैं? तो अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व। तो यहाँ 3 क्वेश्चन हो गया, तीनों को लिख लीजिए। अगला देखिए 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? कौन आयन प्रतिचुंबकीय? तो प्रतिचुंबकीय वह होता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। इस सबको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके निकालिएगा तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, आप स्वयं कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। अगला देखिए 30 नंबर वनैडियम जो 23 नंबर पे आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखिए 23 पे आता है तो आप समझिएगा, यहाँ पे आप करोगे तो 3p6 तक कितना है आपका 1:2:2 3p6 18 तक हो गया, 18 4:20 और 3d 3 हो जाएगा आपका 23 नंबर पे। 4s के बाद 3d होता है, तो ये वनैडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ठीक है, चलिए ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जी? ठीक है, ये किसका है? तो इसकी तो जरूरत नहीं है हमको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करना आता होगा, कर लीजिएगा। अगला देखिए 31 नंबर कौन लेंथेनाइट तत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अइबे करेगा ये। कौन लेंथेनाइट तत्व है? देखिए लेंथेनाइट को अगर आपने ट्रिक से याद किया होगा तो आपको पता होगा कि जो ये आपका जीडी है ये लेंथेनाइट तत्व है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक का भी मैंने वीडियो बना दिया है कि लेंथेनाइट को याद करने का जो ट्रिक है वो क्या होता है। ठीक है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं गदगद, ये देखिए गदगद, तब दिल हुआ यार तुम अब लौटे। ये लेंथेनाइट को याद करने का ट्रिक मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो अब जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो ये आपका जीडी जो है लेंथेनाइट तत्व है, बाकी ये सब नहीं है। ठीक है, तो ट्रिक याद होगा तो पकड़ पाइएगा कौन लेंथेनाइट है कौन नहीं है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और Mn का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी है +7। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? तो आप कहिएगा Mn। क्या कहिएगा? Mn दर्शाता है। कितना दर्शाता है? तो +7 तक दर्शाता है। ये दोनों को लिख लीजिए कि सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या कौन दर्शाता है, तो आंसर लिखिए Mn। और कितना दर्शाता है? +7। ठीक, NiCO4 में जो प्रसंकरण है वो कितना होगा? NiCO4 में कह रहा है प्रसंकरण कितना होगा? तो कार्बोनिल तो ये तो 0 हो जाएगा, तो Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके CO है, ये आपका कार्बोनिल है, प्रबल लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन भर के हम चेक कर सकते हैं, चाहे तो NiCO4 का हम चेक करके बता देते हैं। 28 नंबर पे आता है ना, Na कितना पे आता है? 28 पे आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो हो जाएगा आर्गन 18 3d6, आर्गन 18 क्या हो जाएगा? 3d6 में चेक कर दे रहा हूँ, 3d6 और 4s2 हो जाएगा। 26 से 2 28 हो गया। अब कह रहा है प्रसंकरण करना है तो 3d में कितना भरना है? 6 भरना है। 3d में कितना भरना है? 6 भरना है। तो 6 भर के हम चेक कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 होता है, 6 भरिए। प्रबल लिगेंड है तो दो दो को भरिएगा एक बार में। कितना भरिएगा? दो दो को, 1 2 3 4 5 6। इसमें से 2 को खाली हो रहा है 3d में, और 3d के बाद यहाँ पे 4p यूज कीजिएगा तो 4p में से कितना लीजिएगा? 2 लीजिएगा, यानी कि d इसमें से कितना खाली हो रहा है? 2 गो, तो d2 और उसके बाद sp है क्या कहीं? अच्छा यहाँ पे है dsp2। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ds, अच्छा एगो इसके बाद s होगा उसके बाद p होगा। ठीक है, तो 3d आपका 6 3d8 ना होगा जी, मैं भी कंफ्यूज हूँ, सॉरी। 3d8 होगा, 28 पे आता है ना, ये भी भर जाएगा। तो एगो d मिलेगा, एगो s मिलेगा, उसके बाद 2 p मिलेगा, मतलब dsp2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए K3CrC2O4 में Cr की समन्वय संख्या कितनी है, इसकी समन्वय संख्या बताना है। तो देखिए समन्वय संख्या कितना होता है, तो जो लिगेंड होता है ना उसको गिन लीजिए और लिगेंड की दंतुकता से गुना कर दीजिए। तो ऑक्सिलेटो है C2O4 कौन क्या नाम है उसका, ऑक्सिलेटो बोलते हैं इसको, ऑक्सिलेटो लिगेंड है। इसकी दंतुकता कितनी होती है, तो इसकी दंतुकता जो होती है वो होती है 2। तो दंतुकता 2 है और कितना है संख्या में 3 है तो 3 से गुना कर लीजिए, 2 3 कितना हो जाएगा, 3 9 6 हो जाएगा। दंतुकता अगर 3 होता 3 से गुना करते हैं, 4 होता तो 4 से गुना करते हैं। दंतुकता जितना होता है ना उसकी संख्या में गुना कर दिया जाता है। तो ऑक्सिलेटो द्विदंतुक लिगेंड है तो इसका हो जाएगा 6। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, ठीक है। इस तरीके से आप डिटेल में देखते रहिए वीडियो को और आपको आगे भी बताएंगे, कि और आपको ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा तो 35 में 35 कन्फर्म में आएगा, आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये किस प्रकार के आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो ये आयनन समवायवी है। कौन समवायवी, आयनन समवायवी। थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इसकी परिभाषा में पढ़ेंगे एग्जाम्पल तो ये मिल जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो है ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। कहाँ है, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। और क्लोरोफॉर्म का जो हम उपयोग करते हैं वो करते हैं निश्चेतक के रूप में। किस रूप में करते हैं, निश्चेतक के रूप में। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग होता है, निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो आपको रहेगा क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। अगला देखिए 37 नंबर। वीडियो लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डिटेल सोल्यूशन कर रहे हैं, इससे हमारा 150+ क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। अगला देखिए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराइएगा तो क्या बनेगा, तो एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से कराएगा शुष्क स्तर में, तो ये तो आपका कौन सा रिएक्शन है, ऊर्जा अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊर्जा अभिक्रिया। ऊर्जा अभिक्रिया में क्या बनेगा, तो एथिल में दो कार्बन होता है तो डबल कर दीजिए, तो एथ और एथ का डबल करिएगा तो 4 कार्बन का वो बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ये कौन सी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, ऊर्जा अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऊर्जा अभिक्रिया, ठीक। अगला देखिए 38 नंबर का रहा है कौन एलिल हैलाइड है, कौन एलिल हैलाइड है। तो एलिल हैलाइड का शर्त क्या होता है कि देखिए कार्बन कार्बन द्विबंध के बगल वाले कार्बन पे अगर कोई हेलोजन जुड़ा हो, ये आपका एलिल हैलाइड का शर्त है। कार्बन कार्बन द्विबंध के बगल वाले कार्बन पे कोई हेलोजन जुड़ा है तो इसे हम एलिल कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए किसमें है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, देखिए कार्बन कार्बन द्विबंध के बगल वाले कार्बन पे यहाँ Cl जुड़ा है, तो ये क्या है, एलिल हैलाइड है, ठीक है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, इसी तरह पूछता है कि कौन वाइनिल हैलाइड है, कौन सा हैलाइड, वाइनिल, इस तरीके से लिखा जाता है VINIL, वाइनिल हैलाइड। तो वाइनिल हैलाइड का शर्त क्या होता है, कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध वाले कार्बन पे ही हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। देखिए कार्बन कार्बन द्विबंध इसी कार्बन पे हैलोजन होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये है आपका वाइनिल हैलाइड। अगर पूछता है कि निम्नलिखित में कौन वाइनिल हैलाइड है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, ठीक है। तो दोनों याद रखिए। इस अभिक्रिया में हेलोजन के व्युत्पन्न का क्रम, तो हेलोजन के व्युत्पन्न का क्रम आप याद कर लीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो हेलोजन किसका क्रम बताना है, हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम, तो इस तरीके से होता है, ऐसे याद कर लीजिए। सबसे ज़्यादा आयोडीन होगा, आयोडीन से थोड़ा कम ब्रोमीन, से कम थोड़ा क्लोरीन। तो कहाँ है ऑप्शन, देखिए तो ऑप्शन कहाँ मिला, यहाँ देखिए आयोडीन ब्रोमीन उसके बाद क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करोगे तो आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, साइनाइड के साथ जब भी आप गर्म करोगे ना तो आइसोसाइनाइड याद रखिए, देखिए आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक। अगला देखिए 41 नंबर, द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है CH3Cl का, मिथाइल क्लोराइड। थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन है याद करने वाला, याद कर लीजिए इसको। CH3Cl का सबसे ज्यादा होता है। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन का प्रसंस्करण कितना है, तो ईथर में जो ऑक्सीजन का प्रसंस्करण होता है sp3 होता है। कितना होता है, sp3। कितना होता है, sp3। ये आपका ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी। sp3 और किस में होता है, तो sp3 जो है CH4 में भी होता है। किस में होता है, CH4 में भी होता है, ये भी याद कर लीजिए। C2H6 में भी होता है sp3, NH3 में भी होता है, NH3 में भी sp3 होता है। ये सबको याद कर लीजिए, कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। अगला देखिए, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया इससे कराइएगा, फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया इससे कराइएगा तो आपको एथिल एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एथिल एल्कोहल, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया CH3 MgBr से कराओगे, ठीक है। अगला देखिए, इसका नाम बताना है आपको, CH3CH का आयुपेश नाम है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 2 नंबर पे OH है, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, 2 नंबर पे OH है, OH का मतलब होता है आल, तो प्रोपेन 2 आल या 2 प्रोपेनाल। कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ देखिए 2 प्रोपेनाल, यानी प्रोपेन है, OH का मतलब ऑल, प्रोपेनाल और 2 नंबर पे है तो 2 लगा दिए, 2 प्रोपेनाल या प्रोपेन 2 आल, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे, तो जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण कीजिएगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा एल्डिहाइड। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जब करेंगे तो मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ का पूछता है कि पहला यौगिक क्या है, तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अंतिम पूछता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाता है, अंतिम कौन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल।
46 का वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम अइबे करेगा एग्जाम में, आप देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो हमसे बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन ल्यूकास अभिकर्मक है? तो अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl को हम क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl को क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। और वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको और भी ऑब्जेक्टिव में देने वाला हूँ, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगा, और आपको सब्जेक्टिव भी देने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव में 35/35 आपको करके आना है, 35/35, और कमेंट करना है सर 35/35 सही से करके आए हैं, ठीक है। और आपको सब्जेक्टिव भी मैं देने वाला हूँ, हो सकता है सब्जेक्टिव का वीडियो लगभग आपका शाम को 7 बजे मिल जाएगा, शाम को 7 बजे सब्जेक्टिव का वीडियो मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, और भी मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ आपको 300 के आसपास, सबको पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। परिशोधित स्प्रिट में रहता है, कहाँ रहता है? परिशोधित स्प्रिट में आपका 96% के करीब क्या होता है? एथिल एल्कोहल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हूबहू आपके पेपर में छाप देगा इसको, ठीक है, कल के पेपर में। अगला देखिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, CnH2nO होता है। किसके साथ कनिजारो अभिक्रिया होगी? तो कनिजारो अभिक्रिया किसके साथ होता है? कनिजारो अभिक्रिया होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन किस में नहीं होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होता है, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। कनिजारो अभिक्रिया इसके साथ होती है। और एक पूछता है कि एल्ड्रोल संघनन किसके साथ होता है? एल्ड्रोल संघनन अभिक्रिया तो होता है CH3CHO के साथ होता है, ये भी याद रखिएगा। एल्ड्रोल संघनन पूछेगा तो ये होगा, कनिजारो पूछेगा तो ये होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन तैयार हो गया। CH3CHO का IUPAC नाम क्या है? देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड के अंत में हम लोग जोड़ते हैं AL, ऑल, तो 1 2 कार्बन एथेन और ऑल, एथेनॉल, एथेन ऑल एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये तो आपको याद होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक COOH होता है। ये किसका है? ये ईथर का होता है। ये किसका है? ये ईथर का है। किसका है? ईथर का। ये किसका है? एल्डिहाइड का है। किसका है? एल्डिहाइड का। ये एल्डिहाइड का है। ये किसका है? कीटोन का है। किसका है? कीटोन का। तो कोई भी पूछ दे आप चारों याद कर लीजिए। ईथर का O होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH, CHO किसका होता है? एल्डिहाइड का, और CO किसका होता है? कीटोन का, सॉरी। अगला देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल किसके साथ समावयता प्रदर्शित करता है? तो ये एस्टर के साथ करता है। किसके साथ? एस्टर के साथ, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमिन है? तो प्राइमरी एमिन को कैसे लिखते हैं हम लोग? प्राइमरी एमिन का मतलब होता है कि एगो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए। देखिए यहाँ एगो एल्काइल ग्रुप, एगो आर है तो प्राइमरी एमिन, 2 गो आर है तो सेकेंडरी एमिन, ये है 2 डिग्री एमिन, ये है 1 डिग्री एमिन, और 3 गो आर है तो 3 डिग्री एमिन। तो क डिग्री पूछ रहा है? प्राइमरी पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, सेकेंडरी का था तो ये होता है, टर्शियरी का था तो ये होता है, ठीक। अगला देखिए, 54 नंबर कह रहा है मेथिल एमिन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर ये आपका साइनाइड बनेगा। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा, क्योंकि इस अभिक्रिया का ही नाम है, आपने पढ़ा होगा। कौन सी विक्रिया है? कौन सी विक्रिया बोलिए? इसको हम आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड, CH3NC बन जाएगा, ठीक। ट्राई मेथिल एमिन क्या है? ट्राई मेथिल एमिन, ट्राई मेथिल एमिन क्या है? ये आपका टर्शियरी एमिन होगा। ट्राई मेथिल एमिन कैसे बनेगा? एमिन ट्राई मेथिल मतलब 3 गो मेथिल, 3 गो मेथिल, तो यहाँ N हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा मेथिल, एक इधर हो जाएगा CH3, एक इधर हो जाएगा CH3। देखिए 3 गो मेथिल है, ट्राई मेथिल एमिन है, ये 3 डिग्री एमिन है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो ये क डिग्री एमिन है? 3 डिग्री एमिन है, ठीक है। 56 कह रहा है निम्नलिखित में कौन एल्कलीकरण संभव है? किसका एल्कलीकरण संभव है? प्राइमरी एमिन का, सेकेंडरी एमिन का, टर्शियरी एमिन का, इनमें से सभी का, ठीक है, इनमें से सभी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करते जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबको आप कॉपी पे लिखते जाइएगा, ठीक है। चलते हैं, इसका भी आप चेक कर सकते हैं। आने इसका एमिन की पूछा है तो एमिन इसका कितना बनता है? 4 बनता है, ये भी देख लीजिए, याद कर लीजिए, 4 बनता है। बनाने की आवश्यकता नहीं, बनाएगा समय ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल किसको कहते हैं? एसीटोनाइट्राइल किसको कहते हैं? एसीटोनाइट्राइल, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल किसको कहते हैं? एथेन नाइट्राइल का ही नाम है। किसका है? एथेन नाइट्राइल को एसीटोनाइट्राइल कहते हैं। कौन मोनोसैकेराइड है? मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड समझते हैं ना, जिनका जल अपघटन नहीं होता है। तो यह तो पता है, सुक्रोज होगा नहीं, माल्टोज होगा नहीं, मोनोसैकेराइड कह रहा है, ठीक है। मोनोसैकेराइड कौन है? तो आपने सुना होगा फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, ये आपने ऑप्शन सुना होगा, जिनका क्या होता है? जल अपघटन नहीं होता है। तो आप फ्रुक्टोज, लैक्टोज ये याद रख लीजिएगा, मोनोसैकेराइड होते हैं, इनका जल अपघटन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, वो भी समझा दे रहा हूँ आपको, कि ओलिगोसैकेराइड के जब जल अपघटन होता है ना, तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ प्राप्त होती है। ये भी पूछा हुआ है कि ओलिगोसैकेराइड के जल अपघटन से क्या मिलता है? तो 2 से 10 मोनोसैकेराइड की इकाइयाँ, ठीक। अगला देखिए 60 नंबर, न्यूक्लिक अम्ल में कौन सा क्रम होता है? वेरी इंपॉर्टेंट,
न्यूक्लिक अम्ल भस्म शर्करा फास्फेट का क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है? भस्म शर्करा फास्फेट का क्रम होता है। अगला देखिए, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से आपको पता होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। सॉरी, क्या कह रहा है? विटामिन सी, हाँ, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। करेक्ट है, स्कर्वी, मुझे डाउट थोड़ा हो गया था। बेरी किसकी कमी से होता है? एक होता है विटामिन बी की कमी से, याद कर लीजिए। विटामिन रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो यहाँ कितना क्वेश्चन हो गया? 4 क्वेश्चन। चारों को लिखे तुरंत, कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। विटामिन बी की कमी से बेरी, ए की कमी से रतौंधी, और जो आपका पूछा है विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और डी की कमी से रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ सकता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल। ये भी पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी को हम विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। भी लिख लीजिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। क्या नाम है? थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का क्या नाम है? रासायनिक नाम है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए 3 में से कोई ना कोई आ जाएगा। अगला देखते हैं 62 नंबर, निम्नलिखित में कौन आवश्यक एमिनो अम्ल है? आवश्यक एमिनो अम्ल कौन है? ठीक है, तो ग्लाइसिन जो होता है वो आपका आवश्यक एमिनो अम्ल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, आधे घंटे में स्टार्च को माल्टेज में कौन बदलेगा? तो स्टार्च को माल्टोज में बदलना है। यहाँ पे माल्टोज आ रहा है ना, तो एंजाइम का नाम है माल्टोज एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम क्या करता है? तो जाइमेज एंजाइम आपका ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज जो होता है उसको एल्कोहल में बदलता है। ठीक है, और इन्वर्टेज क्या करता है? इन्वर्टेज एंजाइम, तो इन्वर्टेज एंजाइम भी आपने पढ़ा होगा। इन्वर्टेज एंजाइम किसका? जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, ठीक है, उसमें भी यूज हम लोग कर लेते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कौन प्राकृतिक रबर है? इसमें से कौन प्राकृतिक रबर है? ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज, आइसोप्रीन है, पॉलीएथिलीन है या बेकेलाइट है? तो प्राकृतिक रबर कौन है? आइसोप्रीन है। क्या है? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का ही क्या होता है? बहुलक। आइसोप्रीन का ही बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। ठीक है, और कौन सा आइसोप्रीन? तो आइसोप्रीन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिस आइसोप्रीन, एक होता है ट्रांस आइसोप्रीन। तो सिस वाला समझिए, कभी भी पूछ देगा तब तो कंफ्यूज हो जाएगा, सिस की ट्रांस, तो सिस आइसोप्रीन। ठीक है, 22 नंबर का है, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर? वेरी इंपॉर्टेंट है। कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है? तो नाइलॉन 6 का मोनोमर है। किसका मोनोमर है? नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलेक्टम। ठीक है, याद रखिएगा, नाइलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलेक्टम। अगला देखिए 86 नंबर का है, कौन डिक्रॉन किसका उदाहरण है? पॉलीएमाइड है या पॉलीप्रोपीन है या पॉलिएस्टर है? डिक्रॉन क्या है? ठीक है, डिक्रॉन क्या है? तो डिक्रॉन क्या है? पॉलीएमाइड। थोड़ा सा मुझे इस पे डाउट हो रहा है, अभी रहने दीजिए इसको। ठीक है, आप कमेंट कीजिए यदि आपको पता हो तो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्लोरामिन टी क्या है? तो क्लोरामिन टी जो होता है एंटी मलेरियल है। क्या है? एंटी मलेरियल दवा है। ठीक है, क्लोरामिन टी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी मलेरियल दवा है। उपशामक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? मानसिक तनाव को दूर करने के लिए उपशामक का यूज करते हैं, जैसे वेलियम। वेलियम एक उपशामक होता है, वेलियम। ठीक है, एनाल्जेसिक क्या होता है? दर्द निवारक दवा। कौन दवा? दर्द निवारक दवा को एनाल्जेसिक कहते हैं। ठीक है, पेंसिलिन का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, पेंसिलिन का आविष्कार किया था ए फ्लेमिंग ने, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेंसिलिन का आविष्कार। अब पेंसिलिन क्या है? पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पेंसिलिन क्या है, तो पेंसिलिन एंटीबायोटिक है जिसका आविष्कार एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला देखिए 69, फिनॉल का उपयोग किस रूप में होता है? तो फिनॉल का उपयोग होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में। किस रूप में? डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है फिनॉल का उपयोग। इसका उपयोग, फिनॉल का उपयोग होता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। और एंटीबायोटिक के रूप में किसका उपयोग होता है? पेंसिलिन का। किसका होता है? पेंसिलिन का। ठीक है, तो दोनों को आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला देखिए, मॉर्फिन एक है। मॉर्फिन क्या है? तो मॉर्फिन जो है ना, वो दर्द निवारक दवा है। क्या है? बहुत तेज दर्द के लिए मॉर्फिन का यूज करते हैं, और दर्द निवारक दवा को हम एनाल्जेसिक कहते हैं। मतलब मॉर्फिन क्या हो जाएगा? एनाल्जेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन हो गए, और उम्मीद है कि प्रत्येक क्वेश्चन में मैंने 3-4 क्वेश्चन बताया है, तो आपका 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। यदि दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार और देखिए, वीडियो को एक बार और देखिए, और जो जो क्वेश्चन बन रहा है उसको आप लिख लीजिए। वीडियो को एक बार और देखिए, जो जो क्वेश्चन बन रहा है उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ
कि देखिए ये जो इसमें सब्जेक्टिव है ना, बिहार बोर्ड जो जारी किया है, इसमें से आपका कम से कम 3 से 4 सब्जेक्टिव लड़ जाएगा आपके कल के बोर्ड एग्जाम में। कौन कौन सा लड़ेगा, जो आप तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से, ये कर लीजिए इकाई सेल, एकदम कर लीजिए, इकाई सेल आना ही है इसको, ये एकदम अइबे करेगा इकाई सेल, ठीक है। उसके बाद कौन कर लीजिएगा, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कर लीजिए, ये वाला, ये भी आपके कल के एग्जाम में आएगा, एजियोट्रॉपिक मिश्रण, ठीक है, या स्थिरक्वाथी मिश्रण भी इसको कहते हैं, ठीक है। 2 हो गया आपका। चलिए, इसके अतिरिक्त आप SO4 की आकृति देख लीजिए, ये वाला आकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बना लीजिए, ये आएगा। और एक आपका हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन में आपको करने आना चाहिए, ठीक है। EDDA का भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें से एक रोजेनमुंड है ये, ठीक है, रोजेनमुंड आएगा। तो इसमें से 20 क्वेश्चन दिया है, इसमें से कम 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 के आसपास, 5 या 4, इतना क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा A to Z इसी को उठा के छाप देगा इसमें से, मतलब 4 या 5 क्वेश्चन को A to Z इसी तरीके से छाप देगा। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए, इन चारों को जो मैंने बताया था। सब्जेक्टिव का वीडियो 7 बजे मिलेगा, 7 बजे आप वेट कीजिए, 7 बजे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दीर्घ उत्तरीय का भी मिल जाएगा, और 2 मार्क्स का भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो 2 गो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हैंड रिटन नोट्स है, हैंड रिटन ऑब्जेक्टिव का जो है, वो मैं बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाकर उसको देख लीजिए। उसमें एक में 70 होगा, एक में 70 ऑब्जेक्टिव होगा, और एक में 50 होगा, मतलब 120 ऑब्जेक्टिव वहाँ से हो जाएगा। और यहाँ से लगभग कितना हो गया, 150 से तो कम तो नहीं हुआ होगा, मुझे उम्मीद है, तो लगभग 300 ऑब्जेक्टिव के आसपास आपका हो गया। इतना को पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा सब्जेक्टिव का और लॉन्ग क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट, तो बने रहिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।